गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर इफ्तिकार हसन, कॉम्पिटिटिव कोच एवं मोटिवेशनल स्पीकर, आपके साथ आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हूँ। इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वनडे टेस्ट की तैयारी का आधार क्या हो सकता है। वनडे टेस्ट में हम अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि आफ्टर ऑल वनडे जो भी टेस्ट हैं उनमें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और उनके लिए एक सफल रणनीति हम कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि जो भी हमारे वनडे टेस्ट हैं, उन वनडे टेस्ट में जो फाउंडेशन है और जो बेस है, उसमें जो मेजर उसके ऑर्गन्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जीके आता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत का संविधान और करंट अफेयर्स, खेल कूद वगैरह, पुरस्कार इत्यादि इनको क्लियर करते हुए, और साथ ही साथ हमें ये दूसरा जो मेजर पार्ट है वो है रीजनिंग, तर्क शक्ति को हमें अंतिम रूप देना है। तर्क शक्ति को लेकर के इस समय मार्केट में देयर आर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और आप उनको ले करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। लेकिन रीजनिंग के जो बेसिक्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, कोरिलेशन, इसके अलावा वेन आरेख, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें और जो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन, वो सारे चैप्टर ए टू जेड आपको स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो रीजनिंग दैट इज आल्सो अ मेजर सब्जेक्ट। रीजनिंग को हम अपना फाउंडेशन के लिए रीजनिंग को सही तरह से अध्ययन को अंतिम रूप दें। वहीं दूसरी ओर आप देखें गणित में खास करके अरिथमेटिक्स, अंक गणित से प्रश्न आते हैं जिसमें आप प्रतिशत है, लाभ हानि है और देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स। उनमें हम पूरी तरह से जो अंक गणित से जुड़े हुए हैं, फ्रैक्शंस हैं, उन सभी को स्पष्ट करने की कोशिश करें। अंक गणित में आप स्पेशली RS अग्रवाल की जो बुक है वो काफ़ी आपकी तैयारी में सहायक हो सकती है। तो अंक गणित को हमें स्पष्ट करना होगा। इसके अलावा आप देखें कि फिर कुछ कंपटीशन में सामान्य हिंदी आपके एक विषय के रूप में आ रही है, वहीं कुछ कंपटीशन में वनडे टेस्ट में जनरल इंग्लिश भी पूछी जा रही है, CGL वगैरह में। तो आप देखें वनडे टेस्ट में स्पेशली SSC है, रेलवे है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और बहुत सारी जो अन्य सेवाएं हैं स्टेट और सेंटर की, उनको NDA हुआ, CDS है, एयरफोर्स है, ये सारे जो वनडे टेस्ट हैं इनका जो बेस है वो बेस के लिए हमें ये देखना होगा कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द कंपटीशंस। तो वो पिलर्स में हमें जो मेन फोकस करना है वो जीके पे करना है। जीके में हम देखें कि जो ज्योग्राफी वाला हमारा पार्ट है, और ज्योग्राफी को हम दो भागों में बांटते हुए फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरी तरफ इंडियन ज्योग्राफी, इसको हम स्पष्ट करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर लें: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इसके बाद अंतरिक्ष जो हमारा सौर परिवार है। तो इससे हमारी ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छी पोजीशन हो जाएगी। स्थल मंडल के अंतर्गत जहाँ हम पर्वत, पठार है, मैदान है, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करें, मैप का भी सहारा लें। वहीं साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए जल मंडल में हम महासागर, नदियाँ,
और स्थल मंडल में ही हम महाद्वीप को देखेंगे, और इसके अलावा द्वीप द्वीप को देखें, जैसे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। महाद्वीप कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है और उनमें अवस्थित देशों की में कितनी क्या पॉपुलेशन है, उनकी कैपिटल्स क्या है, करेंसीज क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझें। तो इस तरह से आप देखें कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाओं की संख्या 360 है। वहीं साथ ही साथ देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। और जो वो कौन सी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा है। तो इस तरह से आप देखें कि पूरा भूगोल विषय को वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत के भूगोल के अंतर्गत, इसी तरह भारत के भूगोल को भी हम जल, स्थल और में बांटते हुए, और इसके विविध पार्ट को हम, और स्थिति भारत की हमारी क्या है, भारत में जो संरचनाएं हैं प्राकृतिक वो कैसी हैं, मानसून जलवायु कैसी है, इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। इसके अलावा इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो खास करके आर्यन पीरियड है उसको हम स्पष्ट करें, आर्यन वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल इसको स्पष्ट करें। वैदिक पीरियड में जो खासकर वेदों, पुराणों आदि की जो संरचना है, उनमें वेदों में पुराना कौन है, संगीत किस वेद से लिया गया, सामवेद से लिया गया। तो इस तरीके से आप देखें कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद जो मेजर चैप्टर है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश में हम अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। मौर्य वंश में देखें, प्रथम मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। उसका बेटा अशोक था। अशोक का कलिंग में युद्ध हुआ। तो ये तमाम जो ऐतिहासिक परिघटनाएं हैं वो मौर्य वंश में आप तैयार करें। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनकी आप जानकारी हासिल करें। इसके बाद जब हम आप आगे बढ़ते हैं तो फिर गुप्ता पीरियड, दैट इज द मेजर चैप्टर इन एंशेंट इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्ता पीरियड को आप देखें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्ता। और वो कौन सा गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर बनते हैं। विक्रम संवत किसने चलाया? वो किसका पीरियड था गुप्त वंश में जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कह सकते हैं? तो पता ये लगा कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पीरियड था। ओवरऑल गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम मध्यकाल में आएंगे। मध्यकाल में आप देखें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सारे वंशों को, वंशावलियों को देखते हुए शासकों का पीरियड, उनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति को नहीं आप छोड़ सकते। वहीं हम देखते हैं कि जो गयासुद्दीन बलबन है उसकी जो राजत्व व्यवस्था है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक की जो कल्याणकारी योजनाएं, और इसके अलावा और भी, जैसे उसे दास रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, उसने दासों के लिए एक अलग मंत्रालय बना रखा था। तो बहुत ही रुचिकर है। हाँ, प्रतियोगियों याद रखें कि कठिन किसी चीज़ को न माने, असंभव किसी चीज़ को न माने, केवल रणनीति बनाएं और आप सफलता का वर्णन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के इतिहास से लेकर के जो स्वतंत्रता आंदोलन के विविध चरण हैं, गांधी युग है, इसके पहले गरम दल और नरम दल जो कांग्रेस के दो पार्ट हैं उनकी स्टडी करते हुए, ओवरऑल जो कृषक आंदोलन हुए, है ना, जमींदारी व्यवस्था है, कृषकों को लेकर जो स्थायी बंदोबस्त है,
रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारियों का योगदान है, वो सारा सब कुछ देखें और उनको क्रमबद्ध रूप से ऐतिहासिक घटनाओं को आप नोट करते रहें। याद रखें कि इतिहास की घटनाएं, इवेंट्स और तिथियां याद करना कुछ भी जटिल नहीं है, बशर्ते यू विल हैव टू नीड इंटरेस्ट। अगर आपका किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो फिर वो चीज़ हमें कठिन लगने लगती है। तो ऐसे में आसान अगर हमें किसी चीज़ को बनाना है तो हमें उसमें रुचि दिखानी होगी। आप क्रमबद्ध क्रोनिकली ऑर्डर में उनको आप याद करें कि एक के बाद एक कैसे घटना घट रही है। जैसे पानीपत के 3 युद्ध हैं, तो उन्हें याद रखना बहुत ही आसान है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें 2 पार्टीज़ कौन थी, वन साइड बाबर था, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था। तो 1526 का पानीपत का प्रथम, दूसरा युद्ध कब हुआ, 1556 में हुआ, अकबर और हिमू के बीच में हुआ। तो अगर हम बहुत ही इंटरेस्ट और रुचि दिखाते हुए उन चीज़ों को, घटनाओं को देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी। और रुचि कैसे डेवलप की जाए? जाहिर है कि हमें सफलता का सपना बुनना होगा कि मैं इस कंपटीशन को बीट कर दूंगा। मान लो यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, तो जाहिर है एक बिग पैकेज मेरे सामने होगा, सैलरी अच्छी होगी, सुविधाएं हमें अच्छी मिलेंगी। तो इनको देख करके आपके अंदर रुचि और डेप्थ में थोड़ा पढ़ें चीज़ों को, जिससे आपको दाएं बाएं आगे पीछे सारा तैयार होता हुआ चले। क्योंकि जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो हम पढ़ लेते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो ज़रूरी है कि हम सिस्टमैटिक वे से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी। क्योंकि साइंटिफिक अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको श्रम अधिक करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं कि खासकर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक शब्दावलियों को स्पष्ट करें। और इसके अलावा आप देखें पंचवर्षीय योजनाएं हैं, देश का बजट है और नीति आयोग है। ये तमाम इसमें कहाँ क्या कैसे भारत सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निर्णय ले रही है, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या है, बजट में कौन सी मद में कितना गवर्नमेंट जो है उसने बजट में प्रावधान किया है। इन तमाम चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपने को उन चीज़ों से जोड़ते हुए उनका अध्ययन करें, आपको रुचिकर लगेगा। इसके अलावा आप देखें कि अर्थव्यवस्था के बाद बारी आती है राज्य व्यवस्था के ऊपर। राज्य व्यवस्था में खासकर जो भारत का संविधान है उसको आप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करके उनका अध्ययन करें। विधायिका के अंतर्गत, चूँकि विधायिका के हमारे संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, उसका पीरियड क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसे कौन सी पावर्स मिली हुई हैं, उसकी जो आपातकालीन शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां हैं। तो इस तरीके से बहुत ही, इसके अलावा मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो उसको आप पूरी तरह स्पष्ट करें। बल्कि जो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो प्रतियोगिताओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि उनको विद इंटरेस्ट कंठस्थ करने की कोशिश करें, समझें और आप बाकायदे अपने मित्रों से डिस्कशन भी करें उन पर, जिससे वो पुनरावृत्ति करने से वो आपको याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में राज्य व्यवस्था को आप अंतिम रूप दें। इतिहास आपका हो ही गया। जनरल साइंस, जनरल साइंस में स्पेशली आप लाइफ साइंस पर बहुत फोकस करें। और फिजिक्स में आप देखें कि जो चैप्टर्स आपके मेन चैप्टर्स हैं उनमें आप फिजिक्स में उनकी प्रिपरेशन करें। जो मौलिक हैं जैसे कि उसमें आपके मूल राशियां हैं और उसमें कौन सी दूसरी सहायक राशियां हैं, उन सबको तैयार करें।
गति क्या है, मोशन क्या है, गति के कितने प्रकार हैं, है ना, अणु क्या है, ये सारी चीज़ों को आप विधिवत सिस्टमैटिक ढंग से तैयार करते हुए, है ना, फिजिक्स को, केमिस्ट्री में भी जो मूलभूत बातें हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, उनको आप स्पष्ट करें, और जो रासायनिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, उनको समझें। और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आप में इंटरेस्ट पैदा करते हैं, जैसे इंद्रधनुष क्यों निकलता है, कोई भारी चीज़ जो है वो नहीं डूब भारी चीज़ और बड़े आकार की चीज़ समुद्र में नहीं डूबती है, लेकिन एक कील जो है वो पानी में डूब जाती है। इस तरह के अवधारणात्मक जो क्वेश्चन हैं साइंस से जुड़े हुए, उनको भी आप स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ें। तो आप देखें, इस तरह आप जीके को अंतिम रूप दें। इसके बाद आपका आ जाता है विषय भूगोल। इसके बाद जो है भूगोल पर हम लोगों ने अभी पीछे चर्चा कर ली है। इसके अलावा आप गणित में, मैथ्स में स्पेशली जो आर एस अग्रवाल को मैंने सजेस्ट किया है, आर एस अग्रवाल की बुक से, या जो भी आप दूसरी पुस्तक को आप अच्छा मानते हैं, उनमें देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर। उन एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हुए जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उनसे आप तैयारी करें, तैयारी को अंतिम रूप दें। रीजनिंग में जो मेन चैप्टर्स हैं, समरूपता है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन आरेख वेन डायग्राम है, संख्या श्रेणी है, तो इन सभी को आप एक तरफ से जो है तैयारी करते हुए, क्लासिफिकेशन, है ना, इन सब को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। इसके लिए एक ऐसा पब्लिकेशन की बुक है जिसको बौद्धिक परीक्षण के नाम से, आई थिंक बहुत ही अच्छी बुक है, उसको, या दूसरी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे आप रीजनिंग को अपना आधार दें। मेरा आपको यहाँ एडवाइस करने का मकसद ये है कि आप अपनी रणनीति को लेकर के बहुत क्लियर रहें। याद रखें, अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत स्पष्ट है तो सफलता असंदिग्ध है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आपने रणनीति नहीं बनाई, जो वन डे टेस्ट के विविध आयाम हैं, जो विविध पार्ट्स हैं, अगर इनकी आप विधिवत तैयारी नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत है। आत्मविश्वास हमारी मंजिल को बहुत ही आसान बना देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमें अपने में ही विश्वास नहीं है कि हमारा इस सफलता में वर्ण होगा, चयन होगा, तो दोस्तों, अगर हम संदिग्ध हैं, डाउटफुल हैं अपनी पोजीशन को लेकर, तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो कॉन्फिडेंस रखें कि ये सफलता, ये कंपटीशन मेरे लिए है और मैं ज़रूर इसको बीट कर दूंगा, इसमें मेरा चयन सुनिश्चित है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस से आप भरपूर रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें, एकाग्रता, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जहाँ तैयारी के लिए ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है कि किसी एसएससी के कंपटीशन में 1 घंटे का समय दिया हुआ है और 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पता लगा 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो जाहिर है उस टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेमवर्क में आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि मैं किस तरह से पहले जीके को हल करूँगा, उसके बाद रीजनिंग हल करूँगा, फिर मैं मैथ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगा। तो अगर आप रणनीति नहीं, और इससे पहले के पीरियड में जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्रमशः देखें कि जिन कंपटीशन के लिए हमने अप्लाई किया है, उनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी देख लें, और उनको देखते हुए आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। और बहुत सारे अरिहंत पब्लिकेशन हुआ, या देयर आर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस की बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनसे गत वर्ष के पेपर ले लें और उनको देखते हुए आप देखें कि किस पोर्शन को कितना ज़्यादा जो है प्रभाव दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा बन रहे हैं। इस तरह अपनी रणनीति को अंतिम रूप दें। तो दोस्तों,
अगर अच्छी रणनीति होगी तो सफलता सुनिश्चित है। मैं आपके साथ बराबर बना रहूँगा। आप बहुत सोच समझ कर के तैयारी करें और कॉन्फिडेंस से बिल्डअप करें अपने अंदर, एकाग्रता रखें, टाइम मैनेजमेंट का सहारा लें और इसके अलावा आपका चयन ज़रूर सुनिश्चित होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।